गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने बेटा अपने आसपास कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को देखा हो। शारीरिक रूप से कमज़ोर मतलब जैसे किसी के पैरों में कोई प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं होते, किसी को सुनाई नहीं देता। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं इनको आपने देखा होगा। या तो ये लोग अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर कर देते हैं, अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी को बोझ समझ लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। या कभी आपने इनको भीख मांगते हुए देखा होगा और लाचारी दिखाते हुए देखा होगा कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इन कमज़ोरियों को अपना सहारा बना लेते हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए इन कमज़ोरियों को बहाना नहीं बनाते और अपनी कोशिश करते रहते हैं। तो उसी तरह हम इस कहानी को पढ़ेंगे जिसमें एक लड़के की कहानी आपको बताई जा रही है, जिसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे उसने अपनी कमज़ोरी को अपना सहारा बनाया, अपनी हिम्मत बनाया और दुनिया में नाम रोशन किया। इसलिए इस कहानी का नाम है जहाँ चाह वहाँ रहा। यानी जहाँ आपकी इच्छा अगर किसी चीज़ को करने की है तो फिर आपको रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अब बस आपके अंदर उस काम को करने की ललक होनी चाहिए। अब हम कहानी को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूते के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुंदर सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचाने ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यानी कुछ कढ़ाई के बारे में आपने देखा होगा, कुछ कढ़ाई साड़ी वाड़ी आप देखते हो उसमें कढ़ाई हुई रहती है, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जिसमें सुंदर फूल की होती है, हाथों से कढ़ाई की होती है। तो ऐसे का मलमल के कपड़े में बहुत सुंदर एक कढ़ाई का आपके बारे में बताया गया है। लेकिन ये कढ़ाई किसने की थी? इला सचानी ने। एक नाम है जिसके बारे में आप इस कहानी में पढ़ोगे और इस कहानी को बताने का कि उसके अंदर कितनी हिम्मत थी और ये काम उसकी उसी हिम्मत की मिसाल था। आगे देखते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंग लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निगोरी सावन जल्दी अयोरे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। बहुत चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। यहाँ तक हमने पढ़ा कि एक 26 साल की इला थी जो गुजरात के सूरत में रहती थी, नाना के यहाँ पली बड़ी थी। जब बच्चे सब खेलते थे शाम को तो वो भी इनके संग खेलती थी। गाना वाना जब वो गाते, कुछ खेल तो वो खेल लेती, लेकिन जब हाथों से कुछ करने की बारी आती तो फिर वह कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन उसने इन हाथों की अपना साथ न देने वाले इन हाथों को फिर जिद को एक चुनौती मान लिया। कैसे ये मेरा साथ नहीं देंगे। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला माने एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो बहुत इतनी तेज़ी से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, मतलब आश्चर्यचकित रह जाते। पर किसी न किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, यानी हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा भी मिल सकती थी
मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। आपने पढ़ा कि इला ने जब इसको माना कि मेरे हाथ काम नहीं देते, लेकिन मैं वो काम सब पैरों से करूँगी जो सारे लोग हाथों से करते हैं। वो सब काम करना उसने सीखा। उसने स्कूल में पढ़ाई करने की भी सोची, लेकिन स्कूल वाले बड़ी मुश्किल से उसको दाखिला दिया, क्योंकि हाथ नहीं थे। सोचते थे इसको पढ़ाएंगे कैसे, काम नहीं करेगी, लिखेगी नहीं तो क्या होगा। लेकिन 10वीं तक उसने पढ़ाई की। वो 10वीं पहली बार जब 10वीं में गई तो फिर तब, क्योंकि उसे तब ये नहीं पता था कि जब ऐसे लोग कोई ऐसे पेपर देते हैं तो उनको सरकार की तरफ से हेल्प कराई जाती है। अगर वो लिख नहीं सकते, टाइम तो ज़्यादा नहीं देते, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो बोले और दूसरा उसके साथ बैठ के उसका काम लिख सकता था। ये सुविधा उनको पता नहीं थी कि हम लोगों को मिलती है। फिर भी उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पर रुकेगी तो नहीं। उसने और आगे क्या क्या किया उसको सुनते हैं। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी कढ़ाई को कहते थे कि जो कपड़ों में आपने देखी होगी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली, यानी अपने ब्रह्म में भी इसी काम को करने के बारे में निर्णय कर लिया। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसने जो काम सुई धागे में धागा डालने का करता था, दुनिया हाथ से सही तरीके से नहीं कर पाती बहुत से लोग, लेकिन उसने उसको पैरों से करना सीख लिया। इसलिए कहते हैं कि अगर अपनी पहचान लो तो कुदरत भी आपका साथ दे देती है। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। यानी 15-16 साल की जब उसकी एज हुई, तब तक तो वो इतनी सुंदर कसीदाकारी, इतनी सुंदर कढ़ाई करने लगी थी कि पूछो मत। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, ये सब वह समझ गई थी। टाँके माने कढ़ाई करने की जो तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके, उनको टाँके कहा जाता है कि कैसे धागों को कहाँ से कहाँ घुमाना है। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े हुए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधान माने कपड़ों की, प्रदर्शनी माने एग्जीबिशन लगाना, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो कैसे कैसे इसने काम किया है। इन परिधानों में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी के टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की जामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक और होठों में मुस्कान और उस अनूठा विश्वास के लिए वह सुनहरी पहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। यानी कि कह रहे कि इला जो लड़की थी, उसने अपने हाथ ना होने के बाद उसने एक ऐसा काम किया जो हाथ वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं ढंग से। कढ़ाई का काम जो सुई में धागा डालने का काम होता है, अगर सही से हाथ तरीके ना हो तो लोग उसको नहीं कर पाते। लेकिन इला ने अपनी दादी और मम्मी को देख के इतनी सुंदर कढ़ाइयाँ करनी सीखी और उसमें कुछ नयापन भी लाई। जो पुराना तरीके थे उसमें कुछ नयापन भी लाई, कुछ नई तरीके की कढ़ाइयों को भी उसमें जोड़ा और आज लोग उसको बहुत याद करते हैं। लोग उसकी प्रदर्शनी को देखते हैं, उसके कढ़ाई हुए कपड़ों को देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपके अंदर लगन है, हुनर है, तो आपकी कोई भी कमजोरी आपकी बाधा नहीं बन सकती है। इस लेसन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और धन्यवाद।